Hello dear students, my name is Manohar Yadav and welcome to my YouTube channel मन क्लासेस। आप सभी को पता होगा कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे CGPSC हो, CG व्यापम हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आते ही हैं, राइट। तो हम आज की क्लास से भारत के संपूर्ण इतिहास के बारे में डिटेल से समझेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आए प्लीज़ एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, तो देखिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें भारत के संपूर्ण इतिहास में पढ़ना क्या क्या है, हमें यहाँ पर देखना है प्रागैतिहासिक काल, जैसे बोला जाता है पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल उसे कहा जाता है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, मतलब इस काल में जो भी साक्ष्य मिले हैं वो हमें पत्थर के औजार के रूप में मिले हैं। इसी कारण इसको पाषाण काल भी बोला जाता है और प्रागैतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं है। ओके, तो हम प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को मिले हुए पत्थरों के स्वरूप के अनुसार या जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार इसको तीन भागों में बांटे। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर उसी तरह से हमने पूरा पाषाण काल को भी तकनीकी विकास एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर फिर इसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसी तरह से आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के जो मानव थे वो लिपि से तो परिचित थे, मतलब हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वो जो भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, राइट। तो आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके लिखित प्रमाण हमें प्राप्त है, लेकिन वह जो भी लिखित प्रमाण हमें प्राप्त हुआ उसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। इसके अंतर्गत हमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत भी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। उसी तरह से ऐतिहासिक काल इस काल के मानव लिपि से परिचित हो गए हैं और वह लिपि अभी पढ़ा भी जा चुका है। ओके, यहाँ पर हमें प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ना है, मध्य भारत का इतिहास पढ़ना है और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। इन सभी को हमें कवर करना है। ओके, हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा प्रागैतिहासिक काल के जो काल निर्धारण है वह है आपका मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 BC तक। ओके, मतलब मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 BC तक आपका प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल निर्धारण किया गया। इसके अंतर्गत हमने बताया कि हमें पूरा पाषाण काल पढ़ना है, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल या पेलियोलिथिक एज है वो 10 लाख से 10,000 BC तक। ओके, और आपका मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक ये जो है 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक, और नियोलिथिक या नवपाषाण काल आपका 7,000 ईसा पूर्व से लेकर आपका क्या आ जाएगा 3,000 BC या ईसा पूर्व तक जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर मेन जो टॉपिक है उसको लिए हैं, हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद करते जाइए, उसको नोट्स बनाते जाइए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो भारत में पाषाणकालीन बस्तियों की खोज का जो श्रेय है यह शुरुआत किसने किया? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 13 मई 1863 ईस्वी को 13 मई 1863 में चेन्नई के समीप एक जगह है, कौन सा? पल्लवरम में एक पाषाण उपकरण प्राप्त किया। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 13 मई 1863 को चेन्नई के समीप पल्लवरम में एक पाषाण उपकरण प्राप्त किया। तो हम पाषाण काल को विभिन्न तीन भागों में बांटकर अलग अलग से देखेंगे। तो सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। यहाँ पर तकनीकी विकास से जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। जैसे हमने पिछले में देखा कि पूरा पाषाण को तीन भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा देखते हैं यहाँ पर? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल। जो निम्न पूरा पाषाण काल है वो पूरा पाषाण काल का सबसे लंबा समय था। ओके, और दूसरा यहाँ पर मनुष्य जो थे वो पत्थरों से निर्मित हथियार कौन कौन से? हस्त कुठार, खंडक या वीरणी, इन सभी का यूज किया करते थे। यहाँ के जो प्रमुख स्थल थे जहाँ से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए वो कौन कौन से हैं? सोहन घाटी, वेलन घाटी, आदमगढ़ और असम की घाटी। आपको जो सोहन घाटी है वो PK में है, मतलब पाकिस्तान में है। वेलन घाटी UP, आदमगढ़ अपना क्या है? MP में है। ओके, अब देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। इस काल में
शल्क उपकरणों की प्रधानता अधिक थी। शल्क उपकरण मतलब ऊपरी परत या छाल को निकालने वाले जो भी उपकरण थे, जो भी पत्थर के औजार थे, उनकी प्रधानता थी। कच्चे माल के रूप में क्वार्टाइज, क्वार्टाइज क्या था? पत्थर था ना, तो क्वार्टाइज के साथ जेस्पर की प्रधानता। जेस्पर मतलब ये भी एक प्रकार की पत्थर ही है, लाल पत्थर, जिसका यूज अधिक होने लगा। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दिया जाता है। ये मेन है, इसको याद रखना, फलक संस्कृति। फलक मतलब पतले पतले पत्थर के औजार, ओके, पतले पतले पत्थर के औजार थे, इनकी अधिकता थी यहाँ पर, मतलब बहुत ज्यादा फलक रूपी औजार यहाँ से प्राप्त हुए। इसी कारण ये जो मध्य पाषाण काल है उसको फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। अब देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। यह जो काल था वो आधुनिक मानव अर्थात होमोसेपियंस का युग है। मतलब यहां से हमें आधुनिक मानव की जानकारी प्राप्त होनी स्टार्ट हो गई। इसी काल में हमें हड्डी, हाथी दांत से बने उपकरण प्राप्त होते हैं। इस काल के जो मानव थे वो रहने के लिए शैलाश्रयों मतलब रहने के लिए अपने लिए एक स्थान बनाकर वहां पर रहते थे। चित्रकारी एवं नक्काशी का विकास हुआ। चित्रकारी मतलब चित्र बनाना, नक्काशी मतलब क्या? विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करना, विभिन्न आकृति के वस्तु या कलाकृति का यहाँ पर विकास होने लगा था। ओके, तो हमने पढ़ा यहाँ पर निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पर फैक्ट्स दिए जा रहे हैं सभी को आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जो भी फैक्ट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मध्य पाषाण काल के बारे में जानते हैं। मध्य पाषाण काल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं जिनको याद करना आपको जरूरी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में तब चला जब सीएल कार्लाइल ने विद्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। कब? 1867 में। किसने खोज निकाला था? सीएल कार्लाइल ने। ओके, और यहाँ पर जो क्षेत्र था वो क्या था? विंध्य क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले 1867 में सीएल कार्लाइल ने। ठीक है, तो इस काल में जो पत्थरों के औजार प्राप्त किए गए वो बहुत ही छोटे छोटे थे, जिसी कारण इसको माइक्रोलिथिक कहा गया। ओके, जो भी औजार पाए गए पत्थरों के वो छोटे छोटे थे, जिसको माइक्रोलिथिक कहा गया। यहाँ पर सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मध्य पाषाण काल की बात चल रही है। मध्य पाषाण काल में ही हमें पशु के साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और जो जगह है कौन से? आदमगढ़ भीमबेटका। आदमगढ़ भीमबेटका आपका क्या है? मध्य प्रदेश में है। बागोर, बागोर क्या है? आपका राजस्थान में है। आदमगढ़ भीमबेटका बागोर, यहाँ से प्राप्त हुआ क्या? पशुपालन का साक्ष्य। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि सबसे पहला जो पालतू पशु था वो क्या था? कुत्ता था। ओके, सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। और आगे देखिए, राजस्थान के सांभर झील के निक्षेप से विश्व के सबसे प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विश्व के सबसे प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? सांभर झील, राजस्थान के सांभर झील से जो निक्षेप है, जो उसके अवशेष थे, वहीं से हमें वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? विश्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वृक्षारोपण के। और देखिए यहाँ पर मध्य भारत के लेखनिया से मध्य पाषाणकालीन शवों को अनुष्ठान के साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। मतलब कोई भी इंसान जब मृत होता था, मरता था, तो उसको अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, एक अनुष्ठान किया जाता था, उसके बाद उसको दफना दिया जाता था। राइट, और कहीं कहीं पर ये भी साक्ष्य मिले हैं कि जो भी पालतू पशु थे जैसे कुत्ता था, उनको भी उसके मालिक के साथ दफना दिया जाता था। स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य, मतलब जहां पर मनुष्य स्थायी रूप से रहने लगे, कहाँ कहाँ है? सराय नहर राय और महदहा, ये दोनों कहाँ है? यूपी में ही है। सराय नहर राय और महदहा, यहाँ से आपको स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होगा। ओके, अब चलिए नवपाषाण के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पर देखते हैं। पहला नवपाषाणिक स्थल 1860 में जितने भी यहाँ पर डेट बताए जा रहे हैं उनको सभी को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला नवपाषाणिक स्थल 1860 में H.C. मैस्यूरा द्वारा उत्तर प्रदेश में खोजा गया। ओके, 1860 में H.C. मैस्यूरा द्वारा उत्तर प्रदेश में खोजा गया क्या? पहला नवपाषाणिक काल स्थल। इस काल में जो मनुष्य थे वो पशुपालक व कृषक बन गया था। नवपाषाणिक काल में जो मनुष्य था वो पशुपालक और कृषक बन गया था। और मानव द्वारा जो प्रमुख फसल उगाया गया, मतलब
सर्वप्रथम जो फसल उगाया गया वो कौन सा था? जौ। जौ जो था वो सर्वप्रथम प्रयुक्त होने वाला क्या है? अनाज है जिसको उगाया गया। ओके, अब देखिए प्रमुख स्थल जो नवपाषाण कालिक है कौन कौन से? मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपका कहाँ? पाकिस्तान में है। बुर्ज होम और गुफराल। बुर्ज होम गुफराल आपके कश्मीर में है। ओके, बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू पशु को मालिक के साथ दफनाया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बुर्ज होम से ही जो प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, वहां पर हमें प्राप्त हुआ कि जो पालतू पशु थे, कौन सा? कुत्ता। सबसे पहला पालतू पशु क्या था? कुत्ता था। उसको उसके मालिक के साथ दफनाया गया। ये साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ। कहाँ से? बुर्ज होम से। ओके, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो जल्दी हो रहा है प्लीज एक बार फिर से रिवाइज करके देखें, क्योंकि इतिहास में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल के ही कुछ पॉइंट यहाँ पर और हैं। देखिए मृदभान। मृदभान निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। मृदभान मतलब क्या है आपका? जो भी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए नवपाषाण कालिक से, वो सबसे पहले जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश। ओके, कर्नाटक के संगनकल्लू तथा पिकलीहल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के संगनकल्लू तथा पिकलीहल, संगनकल्लू तथा पिकलीहल से राख के टीले। राख के टीले मतलब क्या होता है? पहले क्या होता था, जो भी पशु होते थे, जो भी जानवर होते थे, जैसे गाय वगैरह हो गया, उसको एक जगह में बांध दिया जाता था। एक जगह बाड़ा बनाकर वहां पर बांध दिया जाता था विभिन्न पशुओं को। उसके बाद जो भी पशु थे वो अपना मल या मान सकते गोबर को वहीं पर छोड़ देते थे। राइट, तो बहुत समय तक ऐसे इकट्ठा होता रहता था। फिर उस जगह को छोड़कर जो वहां पर लोग थे वो सभी जानवरों को ले जाकर दूसरी जगह में जाकर बांध देते थे या वहां पर ले जाते थे। तो यहाँ पर जो भी गोबर बचा या अपशिष्ट पदार्थ बचा उसको जला दिया जाता था। उसी को क्या बोला जाता था? राख का टीला। मतलब गोबर को जलाने के बाद जो बचता था वो राख ही कहलाता है ना। तो जो भी बच जाता था ऊंचा उठा हुआ, यहाँ पर बच जाता था क्या? राख का टीला, इसी को बोला गया। तो कर्नाटक के संगनकल्लू तथा पिकलीहल से राख के टीले प्राप्त हुए। कोल्डी हवा से धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवा से धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। इसको याद रखना, मेहरगढ़ से कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला। लेकिन कोल्डी हवा से धान के खेती का, धान के कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डी हवा। अब कृषि से बोला तो क्या है आपका? मेहरगढ़। ओके, यहाँ पर देखिए मेहरगढ़ प्राचीनतम स्थायी बस्ती के साक्ष्य हैं। मेहरगढ़ प्राचीनतम बस्ती, स्थायी बस्ती, स्थायी बस्ती के क्या है यहाँ पर? साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है, ताम्रपाषाण काल संस्कृति या चैल्कोलिथिक कल्चर। ये जो है 2000 बीसी से 500 बीसी तक इसका जो था काल था या पीरियड था। ओके, तो आपको बता दें कि मानव ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया। जो भी धातु प्रयोग किया सबसे पहला क्या था? तांबा था। जिस काल में लोगों ने पत्थर के साथ साथ तांबे के हथियार का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया उसे हम ताम्रपाषाण युग कहते हैं। और इसका एज हमने अभी बताया कितना है? 2000 बीसी से 500 बीसी तक। ताम्रपाषाण के लोग मुख्यतः क्या थे? ग्रामीण थे। इस समय के जो समुदाय था या लोग थे वो क्या थे? ग्रामीण थे। ताम्रपाषाण काल की संस्कृति में हमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमें पता है एक पार्टिकुलर एरिया में अलग अलग संस्कृतियों का जन्म होता है। मतलब इस एरिया में कोई अलग संस्कृति चल रहा है, मतलब यहाँ के जो रहन सहन है वो अलग रहता है, और कहीं दूसरी जगह में वहाँ का जो रहन सहन है वो अलग रहता है। मतलब संस्कृतियों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। उसी के आधार पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हमें देखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या है? कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति जो प्राप्त हुआ कौन सा जिला? उज्जैन। उज्जैन मतलब पता है ना आपको कौन सा? एमपी। ओके, ये कहाँ जाएगा आपका? एमपी में। जो खोज करते थे वो हैं वीएस वाकड़कर। वीएस वाकड़कर क्या है? खोज करता। कायथा का जो मृदभान है, मृदभान मतलब क्या बताया मैंने अभी? जो मिट्टी के बर्तन है। कायथा के मृदभान पर प्राक हड़प्पन एवं हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। प्राक हड़प्पन मतलब हड़प्पा से पहले, हड़प्पा से पहले की संस्कृति, हड़प्पा के समय की संस्कृति और हड़प्पा के बाद की संस्कृति हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कौन सा? कायथा मृदभांडों में। मतलब इस समय के जो भी मृदभान प्राप्त हुए या मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए उनमें हमें ये तीनों संस्कृति देखने को मिलती है। ओके, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पर और कुछ संस्कृतियाँ दी गई हैं जिनके बारे में थोड़ा सा इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं। मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति है जो आपका जिला खरनौर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मालवा संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुआ? खरनौर मध्य प्रदेश।
ताम्र पाषाण काल के जो उत्कृष्टतम मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो यहीं से प्राप्त हुए। मतलब सबसे उत्तम जो मृदभांड या मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए वो मालवा संस्कृति से ही हमें प्राप्त हुई है। और यहाँ पर जो क्षेत्र थे, जिस क्षेत्र में यहाँ पर उत्खनन किया गया वो थे सोनेगांव, इनाम गांव, जोरवे, दैमाबाद। ओके, सोनेगांव, इनाम गांव, जोरवे, दैमाबाद। और ये जो क्षेत्र हैं वो आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं। ओके, अगला है ये क्या, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति मुख्यतः क्या थी, ग्रामीण थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो क्षेत्र थे या जगह थे जैसे इनाम गांव, दैमाबाद, यहाँ पर नगरीकरण की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हो गई थी। जोरवे संस्कृति क्या थी, ग्रामीण थी जोरवे संस्कृति, लेकिन कुछ ऐसे जगह थे, स्थान थे जैसे यहाँ पर इनाम गांव, दैमाबाद, ये भी सब कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना। यहाँ पर नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हैं, दैमाबाद से रथ चलाता मनुष्य, सांड, गैंडा तथा हाथी की आकृति प्राप्त हुई है। रथ चलाता मनुष्य, सांड, गैंडा तथा हाथी की आकृति यहाँ से प्राप्त हुई। कौन से, जोरवे संस्कृति से। और कौन से स्थान है यहाँ पर, दैमाबाद। ओके, और एक लास्ट संस्कृति यहाँ पर देख लेते हैं, आहार संस्कृति। इसकी जो खोजकर्ता थे रतन चंद्र अग्रवाल। इसकी खोजकर्ता कौन थे, रतन चंद्र अग्रवाल। इसके जो प्राचीनतम नाम क्या था, तांबावती, मतलब तांबा वाली जगह। यहाँ से बहुत सारी तांबे की जो धातु है हमें प्राप्त हुई, इसी कारण इसका नाम जो तांबावती या तांबा वाली जगह पड़ी। ओके, इस संस्कृति से जुड़ी जो प्रमुख जगह गिलुंद कहाँ है आपका, राजस्थान में। मतलब बोल सकते हैं आर्य संस्कृति की जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था, गिलुंद। ओके, तो यहाँ के जो लोग थे पत्थर और मिट्टी से निर्मित मकान में रहते थे। याद रखिएगा, यहाँ के जो लोग मतलब आहार संस्कृति के जो लोग थे वो पत्थर और मिट्टी से निर्मित मकान में रहते थे। इसका जो प्रमुख केंद्र था आहार संस्कृति का वो कौन सा था, गिलुंद, राजस्थान। ओके, इसको जो प्राचीनतम नाम था वो कौन सा था, तांबावती, मतलब तांबा वाली जगह। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है अपना महापाषाण काल। तो महापाषाण काल कौन सा काल था, जिस काल में पत्थरों के कब्र में इंसानों को दफनाया जाता था, वही काल क्या कहलाया आपका, महापाषाण काल। ठीक है, मतलब पत्थरों की कब्रों को ही महापाषाण कहा जाता है। इन कब्रों में मानवों को दफनाया जाता था। राइट, इन कब्रों में मतलब जो पत्थर के कब्र बनाए जाते थे उनमें मानवों को दफना दिया जाता था। महापाषाण काल से संबंध जो भी लोग थे वो पहाड़ के जो ढलान वाले एरिया रहते थे उन्हीं में निवास करते थे। इसका जो काल निर्धारण है 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक मान सकते हैं। ओके, तो महापाषाण काल से जो प्रमुखतः हमें साक्ष्य प्राप्त हुए वो स्थल हैं कश्मीर, ढक्कन, दक्षिण तथा उत्तर पूर्वी भारत। ओके, तो जो इस काल में मतलब महापाषाण काल में हमें आंशिक समाधान की जानकारी मिलती है या साक्ष्य प्राप्त होता है। आंशिक समाधान मतलब यहाँ पर जो मनुष्य थे मरने के बाद उनको जंगलों में या खुली जगह में छोड़ दिया जाता था। उसके बाद कोई पशु पक्षी उसको खाते थे, मतलब आधा उसको खा लिया जाता था, उसके बाद उनको दफना दिया जाता था। राइट, तो महापाषाण काल में आंशिक समाधान का जो प्रचलन था या नियम था वो यहाँ पर प्रचलित थी। ओके, अब अंतिम रूप में हम भीमबेटका गुफा के बारे में जानते हैं। भीमबेटका गुफा कहाँ है आपका, एमपी में है। राइट, आपको पता ही होगा। ये जो जगह है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित जगह है। राइट, तो यहाँ पर हमें चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राइट, मध्य पाषाण काल से संबंधित जगह है कौन सा, भीमबेटका। यहाँ से हमें चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी कारण यूनेस्को ने भीमबेटका के जो शैल चित्र हमें प्राप्त हुए उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका के शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। यहाँ पर मुख्य रूप से हाथी एवं हिरण की आकृति सबसे ज्यादा मिलती है। ओके, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। हम अगले क्लास में मिलेंगे। अगले क्लास में हम आदि ऐतिहासिक काल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो आज की क्लास आपको पसंद आया हो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। अगर कहीं पर भी डाउट हो, अगर पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। ओके, धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं।